दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई मामूली सा दिखने वाला आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बादशाह अकबर के सामने आकर ये कह दे कि मैं सिर्फ एक मुट्ठी रेत के बदले आपसे 100 सोने के घोड़े चाहता हूँ, तो क्या होगा? क्या उसे उसी वक्त पागल समझकर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा? या फिर उसके इस अजीबोगरीब दावे के पीछे कोई ऐसा खौफनाक और गहरा राज छिपा होगा जो पूरे मुगल दरबार की रातों की नींद उड़ा दे? लेकिन ठहरिए, असल हैरानी की बात तो ये बिल्कुल नहीं थी कि उस अजनबी ने दरबार में आकर इतनी बड़ी और अजीब मांग रखी। असल हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त दरबार में मौजूद हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान यानी बीरबल ने बिना राजकोष से एक भी सोने का घोड़ा दिए उस घमंडी और शातिर आदमी को खुद घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस एक मुट्ठी साधारण सी दिखने वाली रेत में ऐसा क्या राज था? क्यों दरबार के बड़े बड़े मंत्री, सेनापति और वर्षों का अनुभव रखने वाले विद्वान भी इस मायावी पहेली में फंसते चले गए? और कैसे बीरबल ने अपने दिमाग की वो बिसात बिछाई, वो चाल चली कि लोभी आदमी अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गया और बादशाह अकबर की इज्जत और राजकोष दोनों बच गए। आज की ये कहानी सिर्फ किसी आम चतुराई की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसान के लालच, उसकी बुद्धि, असीम धैर्य और एक ऐसी दिमागी बाजी की जिसे सुनकर आप भी अपनी जगह से उछल पड़ेंगे और कह उठेंगे, वाह बीरबल, ऐसी खतरनाक चाल तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बीरबल की वो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक चतुराई, एक मुट्ठी रेत के बदले 100 सोने के घोड़े। और बिना कंजूसी किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगरा का वो विशाल और भव्य दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। सुबह का वक्त था और सूरज की सुनहरी किरणें महल के ऊंचे झरोखों से छनकर सीधे बादशाह अकबर के नवरत्नों से जड़े सिंहासन पर पड़ रही थी। दरबार में हर दिन की तरह आज भी गहमागहमी थी। दरबारी अपने अपने निर्धारित स्थानों पर बैठे थे। कोई राज्य के बढ़ते व्यापार की गंभीर चर्चा कर रहा था, तो कोई सरहदों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा था। माहौल पूरी तरह से शांत और अनुशासित था। तभी अचानक महल के विशाल मुख्य द्वार पर भारी हलचल हुई। पहरेदारों की आवाज़ें गूंजी और सभी की निगाहें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहाँ एक बेहद अजीब सा आदमी खड़ा था। उसने एक लंबा, मटमैला और अजीबोगरीब चोगा पहना हुआ था। उसके सिर पर रेगिस्तान की धूल से सनी हुई एक बड़ी सी पगड़ी बंधी थी। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सबसे खास बात यह थी कि उसके हाथ में मखमली लाल कपड़े में बंधी एक बहुत ही छोटी सी पोटली थी, जिसे उसने ऐसे पकड़ा हुआ था मानो उसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज़ रखी हो। उसकी चाल में किसी आम फरियादी की तरह कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके हर कदम में एक अजीब सा और खटकने वाला आत्मविश्वास था। पहरेदारों को पार करता हुआ वह सीधा बादशाह अकबर के सिंहासन के सामने पहुंचा। थोड़ा सा झुका और एक भारी लेकिन स्पष्ट आवाज़ में बोला, हिंदुस्तान के शहंशाह जहाँपनाह की जय हो। अकबर ने अपनी तीखी नज़रों से उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उस आदमी का हुलिया और उसका अंदाज बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम हमारे इस शाही दरबार में किस काम से आए हो? अकबर की आवाज़ पूरे दरबार में गूंज उठी। वह अजीब आदमी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हुजूर, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं दूर पश्चिम के सुलगते हुए रेगिस्तानों से आया एक ऐसा व्यापारी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अनमोल चीज़ों का सौदा करता है। आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी असली कीमत दुनिया का कोई भी खजाना नहीं चुका सकता। जो चीज़ मेरे पास है वो बड़े से बड़े साम्राज्यों की किस्मत बदल सकती है। इतना सुनते ही पूरे दरबार में धीमी आवाज में कानाफूसी होने लगी। मंत्रियों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने सोचा कि शायद इस पोटली में कोई ऐसा दुर्लभ हीरा होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा, तो किसी ने समझा कि शायद ये कोई जादुई पत्थर या पारस मणि लाया है। सभी की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। अकबर ने अपने हाथ के इशारे से दरबारियों को शांत किया और गंभीरता से कहा, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है सौदागर। दिखाओ ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुमने उसे लाल मखमल में छिपा रखा है। उस आदमी ने बड़ी नजाकत से धीरे धीरे अपनी उस छोटी सी पोटली की गांठ खोली। पूरे दरबार में सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बिना पलक झपकाए उसी पोटली पर टिक गई। पोटली का लाल कपड़ा हटा और उसके भीतर की चीज़ सामने आई। उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ रेत थी, साधारण सूखी मटमैली रेत। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा रहा और फिर अगले ही पल पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। एक मंत्री अपनी हंसी रोकते हुए बोला, जहाँपनाह, ऐसा लगता है कि रेगिस्तान की तपती गर्मी ने इस बेचारे का दिमाग पूरी तरह से भून दिया है। ये पागल हो गया है। दूसरा दरबारी अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, वाह रे सौदागर, अब क्या हिंदुस्तान के बादशाह अपनी सल्तनत के काम छोड़कर तुम्हारी ये धूल मिट्टी और रेत खरीदेंगे? इसे बाहर निकालो।
लेकिन वो आदमी दरबारियों की इस भयानक हंसी और अपमान से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे की मुस्कान वैसी की वैसी ही रही। उसने पोटली के अंदर हाथ डाला, केवल एक मुट्ठी रेत निकाली, उसे अपनी दाई हथेली पर फैलाया और अकबर की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, जहाँ अपना ये कोई मजाक नहीं है, मैं इसे एक मुट्ठी रेत के बदले आपके राजकोष से पूरे 100 सोने के घोड़े चाहता हूँ। अब तो दरबार का माहौल ही बदल गया। जो लोग हंस रहे थे वो अब गुस्से में आ गए। अकबर का चेहरा भी तमतमा गया, उनकी भ्रुकुटी तन गई। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है, एक मुट्ठी साधारण रेत के बदले 100 सोने के घोड़े। क्या तुम हमें और हमारे इस पूरे दरबार को बेवकूफ़ समझते हो? तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें अभी मौत की सज़ा दी जा सकती है। व्यापारी ने ज़रा सा सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, जहाँ अपना मैं ना तो कोई मूर्ख हूँ और ना ही कोई धूर्त। यदि मेरी बात जरा भी झूठ निकले तो आप खुशी खुशी मेरा सिर धड़ से अलग करवा सकते हैं, पर यदि मेरी बात सच निकली तो आपको एक महान राजा होने के नाते मेरी ये मांग पूरी करनी ही होगी। दरबार अचानक फिर से एकदम शांत हो गया। मौत की धमकी के बाद भी इस आदमी के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। अकबर भी अब सोच में पड़ गए। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर पूछा, आखिर इस सूखी रेत में ऐसा क्या चमत्कार है? व्यापारी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा रहस्यमय बनाते हुए कहा, हुजूर, यह कोई साधारण नदी या किनारे की रेत नहीं है। यह उस प्राचीन और अब विलुप्त हो चुके खोए हुए नगर सुवर्णगढ़ की पवित्र रेत है। ये वो नगर था जहाँ कभी सोना मिट्टी की तरह सड़कों पर बिखरा रहता था। इस रेत में वो तासीर है जो इसकी असली कीमत और इसके रहस्य को पहचान ले, वो आपकी सल्तनत से भी बड़ा खजाना ज़मीन के नीचे से निकाल सकता है। अब दरबारियों के चेहरों पर जो हंसी थी उसकी जगह एक गहरे लालच और जिज्ञासा ने ले ली थी। खजाने का नाम सुनते ही मंत्रियों की आंखें चमक उठी। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा जो अब तक बिल्कुल शांत बैठे थे। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में? बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। वो बहुत देर से उस व्यापारी को सिर से पैर तक बहुत ध्यान से देख रहे थे। बीरबल की पैनी नज़रों ने उस आदमी की आंखों में छिपी चतुराई, उसकी बातों में मौजूद चालाकी और उसके चेहरे पर तैरते उस अति विश्वास को पढ़ लिया था, मानो उसने ये नाटक पहले भी कई लोगों के सामने किया हो और उन्हें अपने जाल में फंसाया हो। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित शांत और गंभीर आवाज़ में कहा, जहाँ अपना दुनिया में हर अजीब मांग मूर्खता नहीं होती, लेकिन कभी कभी इंसान के लिए सबसे बड़ा और ख़तरनाक धोखा वही होता है जो खुद को एक खूबसूरत रहस्य बनाकर पेश करे। व्यापारी ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तो क्या अकबर के इस महान दरबार में ऐसा कोई है जो मेरी इस अनमोल रेत की असली कीमत समझ सके, या फिर ये सब सिर्फ कहानियों के ही शूरवीर है? बीरबल ने अपनी जगह से उठते हुए उत्तर दिया, कीमत समझने से पहले इंसान को हमेशा सच और छल का वजन करना सीखना होता है, और तुम्हारे इस सच का वजन मैं करूँगा। व्यापारी सीना तानकर बोला, मैं हर कसौटी के लिए तैयार हूँ। अकबर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, कल इसी समय इसी शाही दरबार में तुम्हारी इस बात की पूरी परीक्षा होगी। अगर तुम्हारी ये रेत सचमुच इतनी ही अनमोल निकली तो तुम्हें राजकोष से पूरे 100 सोने के घोड़े दिए जाएंगे, पर याद रखना, यदि तुमने हमसे छल करने की कोशिश की तो तुम्हारी सज़ा भी उतनी ही भयानक होगी। व्यापारी निडर भाव से बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है जहाँ अपना। वह आदमी अपनी पगड़ी ठीक करता हुआ और अपनी रहस्यमयी पोटली को सीने से लगाए वहाँ से चला गया, लेकिन अपने पीछे उस पूरे विशाल दरबार में एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ गया, क्या सचमुच उस एक मुट्ठी सूखी रेत में कोई खौफनाक रहस्य था, या फिर वह एक मामूली सा ठग था जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह को ठगने की जुर्रत कर रहा था? और उस रात पूरे आगरा शहर में दरबारियों से ज़्यादा अगर कोई जाग रहा था तो वो था सिर्फ एक आदमी, बीरबल। भाग 2, बीरबल की गुप्त नज़र और लालच का खौफनाक खेल। अगले दिन दरबार में होने वाली उस बड़ी परीक्षा से पहले बीरबल ने रात के सन्नाटे में अपनी तरह से एक गुप्त जांच शुरू कर दी थी। बीरबल जानते थे कि जो चीज़ सामने से जैसी दिखती है, अक्सर उसके पीछे का सच उससे बिल्कुल उलट होता है। उन्होंने अपने सबसे तेज़ और विश्वसनीय गुप्तचर सेवक को अपने कक्ष में बुलाया और धीमी आवाज़ में आदेश दिया, उस अजनबी व्यापारी पर अपनी चीर जैसी नज़र रखो। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। वो शहर में कहाँ ठहरता है, रात के अंधेरे में किससे मिलता है, क्या खाता है, और सबसे ज़रूरी वो बंद कमरों में क्या बातें करता है। रात का घना अंधेरा आगरा की सड़कों पर फैल चुका था। बीरबल का वो वफादार सेवक चुपचाप परछाई की तरह उस व्यापारी के पीछे लग गया। व्यापारी शहर के मुख्य और आलीशान महलों से दूर बाहरी हिस्से में बनी एक बहुत ही पुरानी और जर्जर सराय में ठहरा हुआ था, जहां आमतौर पर मुसाफिरों की भीड़ नहीं होती थी। सेवक ने सराय के पीछे की खिड़की से झांक कर देखा।
कमरे के अंदर एक मध्यम सा दिया जल रहा था। व्यापारी अपने बिस्तर पर बैठा था। वो बार बार अपनी लाल मखमली पोटली को खोलता, उस साधारण सी रेत को अपने हाथों से छूता, उसे देखता और फिर एक बहुत ही शातिर तरीके से मुस्कुराता। रात के तीसरे पहर में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, सराय के उस कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और चेहरे पर नकाब लपेटे दो और संदिग्ध आदमी चुपके से कमरे के अंदर दाखिल हुए। तीनों लोग ज़मीन पर बैठ गए और बेहद धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में बात करने लगे। बीरबल का सेवक अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की के बिल्कुल पास सटकर उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक नकाबपोश आदमी बोला, काम तो तूने बहुत शानदार किया है। अगर कल दरबार वाले तेरी उस सुवर्णगढ़ वाली मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर ले तो समझ ले कि राजकोष से 100 सोने के घोड़े तो अपने पक्के हो गए। हमारी 7 पुश्ते बिना कुछ किए बैठकर खाएंगी। दूसरा आदमी हल्की सी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे वो तो ठीक है, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि अगर उस चालाक बीरबल ने बीच में अपना दिमाग दौड़ा दिया तो क्या होगा। सुना है वो बहुत खतरनाक आदमी है। उस व्यापारी ने बिल्कुल बेफिक्र होकर और पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, बीरबल हो या कोई और इंसान की फितरत हर जगह एक जैसी होती है। मैंने इससे पहले भी कई छोटे बड़े राज्यों में यही खेल खेला है और हमेशा जीता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें रहस्य चाहिए, उन्हें रातों रात अमीर बनने का चमत्कार चाहिए। और याद रखना मेरे दोस्त, जहाँ इंसान के मन में लालच पैदा हो जाता है ना, वहाँ उसकी बड़ी से बड़ी बुद्धि भी गहरी नींद सो जाती है। कल अकबर और बीरबल भी उस खजाने के लालच में अंधे हो जाएंगे। ये खौफनाक सच सुनते ही सेवक के पसीने छूट गए। वह तुरंत वहाँ से निकला और हवा की गति से भागता हुआ सीधा बीरबल के महल पहुँचा। उसने कांपती हुई आवाज़ में बीरबल को वो पूरी बात और वो साजिश शब्द ब शब्द कह सुनाई। बीरबल ने बहुत ही शांति से पूरी बात सुनी, लेकिन कमाल की बात ये थी कि बीरबल के चेहरे पर ज़रा सी भी हैरानी या घबराहट नहीं थी। वो बस अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। उन्होंने अपने सेवक को इनाम देते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे तो कल दरबार में ही उस पर पूरा शक हो गया था। वो आदमी दरअसल कोई रेत या खजाना नहीं बेच रहा है, वो तो इंसानों का लालच खरीद रहा है। और कल मैं उसी के बुने हुए जाल में उसे ऐसा फंसाऊंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। अगली सुबह दरबार फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा। दरबारियों की भीड़ आजकल से भी ज़्यादा थी, क्योंकि हर कोई उस रेत का जादुई रहस्य देखने के लिए बेताब था। व्यापारी फिर से उसी घमंड और आत्मविश्वास के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। उसने अपनी लाल पोटली को निकालकर अकबर के सिंहासन के सामने रखे एक मखमली मेज़ पर रख दिया और बोला, जहाँपनाह, आज अंतिम निर्णय का दिन है। आज या तो मेरा सिर कटेगा या मुझे मेरे 100 सोने के घोड़े मिलेंगे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी ये धूल भरी रेत आखिर अनमोल क्यों है। क्या है इस सुवर्णगढ़ का रहस्य? व्यापारी ने अपनी आंखें बंद की, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और फिर नाटकीय अंदाज में बोला, हुजूर, सुवर्णगढ़ एक ऐसा तिलिस्मी नगर था जिसे कुदरत ने सोने के पहाड़ों से नवाजा था, पर एक श्राप के कारण वो नगर ज़मीन में दफन हो गया। कहते हैं जिस ज़मीन पर या जिस राज्य में ये असली रेत मिल जाए या इसे बिखेर दिया जाए, वहाँ ज़मीन के नीचे सोने की नसें और खदानें खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यदि आप इसे पहचान लें और इसका सही इस्तेमाल करें तो आपकी इस मुग़ल सल्तनत में इतना भारी मात्रा में सोना निकलेगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगी। ये बात सुनते ही दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। लालच ने उनके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। एक लालची और उम्रदराज मंत्री अपनी जगह से तुरंत खड़ा हुआ और बेकरारी से बोला, जहाँपनाह, यदि इस आदमी की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो 100 सोने के घोड़े देना हमारे राजकोष के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें ये सौदा तुरंत कर लेना चाहिए। दूसरा दरबारी भी उसका समर्थन करते हुए चिल्लाया, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ एक मुट्ठी रेत के बदले हमारा पूरा राज्य रातों रात दुनिया का सबसे अमीर राज्य बन सकता है। हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अकबर भी अब गहरे असमंजस और सोच में पड़ गए थे। एक तरफ एक मामूली सा व्यापारी था और दूसरी तरफ अथाह खजाने की वो चमक जो किसी की भी आंखों पर पर्दा डाल सकती थी। तभी अपने स्थान से उठते हुए अपनी जूतियों की आहट के साथ बीरबल सामने आए। पूरे दरबार का शोर एकदम से शांत हो गया। बीरबल ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहाँपना, दुनिया में किसी भी बड़े सौदे को पक्का करने से पहले 2 सबसे अहम बातें हमेशा देखनी चाहिए। पहला कि जो सौदा हो रहा है वो असल में किस चीज़ का है, और दूसरा जो सौदा कर रहा है उसकी नीयत क्या है। व्यापारी को बीरबल का बीच में आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ताना मारते हुए कहा,
बीरबल जी, मैंने अक्सर देखा है कि जब लोगों को किसी गूढ़ रहस्य की समझ नहीं आती तो वो सीधे सामने वाले की नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या आपको मेरे खजाने पर शक है? बीरबल ने एक बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैंने भी अक्सर यही देखा है सौदागर, कि जब माल असली नहीं होता तो बेचने वाला हमेशा एक बहुत लंबी और खूबसूरत कहानी सुनाता है। दरबार में एक हल्की सी सरसराहट दौड़ गई। व्यापारी के माथे पर एक हल्की सी सिलवट पड़ी। व्यापारी ने चुनौती भरे लहजे में कहा, तो क्या आप मेरी और मेरी इस अनमोल रेत की परीक्षा लेना चाहते हैं? बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़े रहे और उनकी आंखें व्यापारी के चेहरे पर गड़ गईं। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी उस सूखी रेत की नहीं बल्कि तुम्हारे इस खोखले दावे की परीक्षा लूंगा। व्यापारी ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, तो पूछिए बीरबल जी, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधा और धीरे धीरे व्यापारी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पूछना शुरू किया, तुम बड़े विश्वास से कहते हो कि जहाँ ये विशेष रेत मिले वहाँ ज़मीन के नीचे बेशुमार सोना पैदा हो जाता है? व्यापारी ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ बिल्कुल। और तुम यह भी दावा करते हो कि यह तुम्हारे पास जो मखमली पोटली में है वो उसी तिलिस्मी सुवर्णगढ़ की असली और चमत्कारी रेत है? व्यापारी ने फिर दृढ़ता से कहा, हाँ, ये 100% सच है। बीरबल अचानक रुके, उनकी आंखें एकदम सिकुड़ गई और उन्होंने एक ऐसा सवाल दागा जिसने पूरे दरबार का माहौल ही बदल कर रख दिया। तो फिर एक बात बताओ सौदागर, तुम खुद दर दर भटक कर इस दरबार में 100 सोने के घोड़े मांगने क्यों चले आए? तुमने खुद अपने लिए एक बंजर ज़मीन क्यों नहीं खरीदी? वहाँ ये रेत डाल के खुद ज़मीन क्यों नहीं खोदी? और वो सारा खजाना निकाल कर तुम खुद किसी देश के राजा क्यों नहीं बन गए? तुम इस फटे पुराने चोगे में भीख मांगने क्यों आए हो? ये सवाल किसी आसमान से गिरती हुई कड़कड़ाती बिजली की तरह व्यापारी के सिर पर गिरा। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। क्या आपको लगता है कि बीरबल की इस खतरनाक चाल के बाद ये व्यापारी अपना जुर्म कबूल कर लेगा, या फिर वो अपने इस मायावी जाल में कोई नया और खतरनाक दांव खेलेगा? कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन कहानी के उस सबसे बड़े खुलासे की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और ये रहस्यमयी कहानी पसंद आ रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही दिमाग को तेज़ करने वाली और रोमांचक कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिख कर बताइए, अगर आप बीरबल की जगह होते तो इस ठग को पकड़ने के लिए कौन सा सवाल पूछते। चलिए अब वापस चलते हैं अकबर के उस राज दरबार में जहाँ बीरबल अब अपनी बिसात का सबसे खौफनाक मोहरा चलने वाले हैं। व्यापारी एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया। उसके पास इस सीधे और धारदार सवाल का कोई रटा रटाया जवाब नहीं था। उसने हकलाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, वो बात दरअसल ये है बीरबल जी कि मैं तो महज एक बहुत ही साधारण सा व्यापारी हूँ। मेरे पास ज़मीन खरीदने या उसे खोदने के लिए उतने बड़े साधन और मजदूर नहीं हैं। बीरबल ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। जिस इंसान की मुट्ठी में पूरी दुनिया का खजाना दबा हो वो कुछ मजदूरों और साधनों की कमी का रोना रोए, ये बात किसी के गले नहीं उतरती। व्यापारी ने बात को और संभालते हुए तेजी से कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ बीरबल जी, पर बादशाह सलामत के पास तो लाखों की विशाल सेना है, अनगिनत मजदूर है, धन है, असीम साधन है, वो इसका सही उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बीरबल ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो वो उसकी बात से सहमत हो गए हों। ठीक है सौदागर, तुम्हारी इस बेतुकी बात को भी हम सच मान लेते हैं, लेकिन ये सौदा और तुम्हें तुम्हारे 100 सोने के घोड़े तभी मिलेंगे जब तुम एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त पूरी करोगे। व्यापारी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने उसके बिल्कुल करीब जाकर एक बेहद धीमे लेकिन खौफनाक स्वर में कहा, जिसे एक मुट्ठी रेत के बदले तुम इस महान सल्तनत से 100 सोने के घोड़े मांग रहे हो। सबसे पहले तुम्हें उसी रेत की सच्चाई का वो भारी वजन सहना होगा जिसे तुम अब तक दूसरों के कंधों पर डालते आए हो। व्यापारी की आंखों में पहली बार जीत के घमंड की जगह खौफ और बेचैनी ने ले ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल किस वजन की बात कर रहे हैं। व्यापारी ने अपने कांपते हुए हाथों को छुपाने के लिए अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद को संभालते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं हर तरह की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ बीरबल जी, आप जो चाहे कर ले, मेरी रेत का सच कभी नहीं बदलेगा। बीरबल बोले, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। तो फिर हमारा पहला और सबसे बुनियादी नियम यह है कि जो भी व्यक्ति इतनी अनमोल और जादुई वस्तु बाजार में या दरबार में बेच रहा हो, उसे उस वस्तु के जन्म स्थान, उसके स्रोत और उसके इतिहास का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? व्यापारी ने सीना चौड़ा करके कहा, निश्चित ही, मुझे सब मालूम है। बीरबल ने तुरंत अपने हाथ से एक इशारा किया। अगले ही पल
राजमहल के दो सेवक एक बेहद विशाल और पुराना चमड़े का नक्शा लेकर दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने उस नक्शे को दरबार के बीचों बीच ज़मीन पर फैला दिया। वह नक्शा पूरे हिंदुस्तान, सिंध और उससे लगे पश्चिम के उन सभी सुलगते रेगिस्तानी क्षेत्रों का एक बहुत ही विस्तृत और सटीक नक्शा था, जिसे मुग़ल सल्तनत के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने बनाया था। बीरबल ने नक्शे के ठीक पास जाकर खड़े होते हुए व्यापारी की ओर इशारा किया। पास आओ सौदागर, और मुझे अपनी उंगली रखकर इस नक्शे पर यह बताओ कि तुम्हारा वो महान और तिलिस्मी नगर सुवर्णगढ़ आखिर किस दिशा और किस जगह पर स्थित है। व्यापारी ने नक्शे की ओर देखा। उसकी आंखें नक्शे की उन अनगिनत लकीरों, पहाड़ों और नदियों के निशानों में उलझ गईं। उसकी उंगलियां हवा में कांपती हुई इधर उधर घूमने लगीं। वह नक्शे के एक हिस्से पर अपनी उंगली ले जाता, फिर घबराकर उसे हटा लेता, फिर दूसरी जगह देखता और वहां भी उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता। पूरे दरबार की सांसें एक पल के लिए थम गई थी। सब टकटकी लगाए उस व्यापारी की उंगली की तरफ देख रहे थे। आखिरकार पसीने से लथपथ उस व्यापारी ने नक्शे पर पश्चिमी रेगिस्तान के एक खाली क्षेत्र की ओर अपनी उंगली टिका दी और कांपती आवाज़ में बोला, यहाँ, जहाँ तक मुझे याद है, शायद यहीं कहीं था वो नगर। बीरबल इस बार हंसे नहीं। उन्होंने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और बहुत ही शांत और गहरे शब्दों में बोले, शायद इतने बड़े खजाने के मालिक को अपने खजाने के पते पर शायद लगाना पड़ रहा है। व्यापारी तुरंत अपनी बात को काटते हुए बोला, अरे वो बहुत पुराना नगर था बीरबल जी, अब वो रेत के भीषण तूफानों के कारण पूरी तरह से मिट चुका है। इसलिए आज के इस नए नक्शे पर उसका एकदम सटीक स्थान बता पाना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। बीरबल ने उसकी बात को मान लेने का नाटक करते हुए कहा, चलो ये भी ठीक है, मान लेते हैं कि वक्त और तूफानों ने रास्ते मिटा दिए और तुम वो जगह भूल गए। अब ये बता दो कि उस महान सुवर्णगढ़ का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक कौन था? किस राजा के समय में वो श्राप मिला था? व्यापारी के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगीं। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए कहा, देखिए बीरबल जी, इतिहास मेरा विषय बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस एक साधारण सा व्यापारी हूँ। मेरा काम सिर्फ माल खरीदना और बेचना है, राजाओं के नाम याद रखना नहीं। बीरबल ने धीरे से मुड़कर बादशाह अकबर की तरफ देखा और एक व्यंग्यात्मक आवाज में पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहांपना, आप खुद देखिए, यह व्यक्ति हमें उस महान नगर की जादुई रेत बेच रहा है, जिसका ये सीधा रास्ता तक नहीं जानता। ये उस जगह के किसी राजा का नाम नहीं जानता और जिसका कोई भी पुख्ता प्रमाण ये हमें नहीं दे सकता। क्या ऐसे सौदे किए जाते हैं? व्यापारी अब पूरी तरह झल्ला उठा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दुनिया में हर सच और हर बात का प्रमाण आपकी इन बासी किताबों में नहीं होता बीरबल, कुछ रहस्य किताबों से ऊपर होते हैं। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर तुरंत जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही कहा सौदागर, कुछ प्रमाण किताबों में नहीं होते, क्योंकि कुछ सबसे बड़े प्रमाण झूठ बोलने वाले इंसान के चेहरे पर साफ साफ लिखे होते हैं, और तुम्हारा चेहरा इस वक्त चीख चीख कर तुम्हारी सच्चाई बयान कर रहा है। अब व्यापारी का चेहरा गुस्से और डर से पूरी तरह लाल और तमतमा गया था, लेकिन बीरबल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अभी रुके नहीं थे। उन्होंने दरबार के पहरेदारों को आदेश दिया कि तुरंत राजमहल के भीतर से 3 एक जैसे बड़े और सुंदर पीतल के पात्र कटोरे लाए जाएं। सेवकों ने वो तीनों पात्र लाकर मेज पर रख दिए। उनमें से एक पात्र में साधारण नदी किनारे की गीली रेत भरी गई थी, दूसरे पात्र में शहर के बाहर की सूखी रेगिस्तानी रेत भरी गई थी और तीसरे पात्र में उसी व्यापारी की उस लाल पोटली वाली रेत को डाल दिया गया था। सब कुछ इस तरह किया गया था कि तीनों पात्र बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। बीरबल ने व्यापारी की तरफ मुड़कर कहा, सौदागर, तुम अभी चीख चीख कर कह रहे थे कि तुम्हारी रेत बहुत ही विशेष, जादुई और रहस्यमयी है, तो चलो आज तुम्हारी पारखी नज़रों का भी इम्तिहान हो जाए। जाओ और इन तीनों पात्रों में से सिर्फ उसे देखकर, छूकर या सूंघकर अपनी उस अनमोल रेत को पहचान कर बता दो। जो चीज़ इतनी जादुई है वो तो तुम्हें दूर से ही पुकार लेगी। व्यापारी ने घबराकर उन तीनों पीतल के पात्रों को देखा। उसका घमंड अब पूरी तरह से टूट रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे पहले पात्र के पास गया। उसने उस रेत को हाथ लगाया, उंगलियों के बीच रगड़ा। फिर वह दूसरे पात्र के पास गया, उसे थोड़ा सा उठाया, सूंघा। फिर वह तीसरे पात्र के पास गया। वह बार बार तीनों के बीच चक्कर काट रहा था, पर उसके चेहरे पर वो पुराना वाला आत्मविश्वास अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। बीरबल ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ सौदागर? जिस रेत के बदले तुम 100 सोने के घोड़े मांग रहे थे, अब अपनी उसी अनमोल रेत को पहचान भी नहीं पा रहे हो? व्यापारी ने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से गुस्से में चीखते हुए कहा, यह सब तुम्हारी रची हुई एक गंदी चाल है बीरबल। तुमने ज़रूर मेरे साथ धोखा किया है। तुमने
मेरी रेत को हटाकर इनमें कुछ और ही बदल दिया है। बीरबल ने अपनी आवाज़ को तनिक भी ऊंचा किए बिना अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, सच्चाई कभी किसी चाल से नहीं डरती, और जो इंसान सच बोलता है उसे किसी धोखे का खौफ नहीं होता। तुम बस चुनाव करो। व्यापारी ने हारते हुए गुस्से में एक पात्र की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और जोर से बोला, यही है, ये पहले वाला पात्र ही है, मेरी सुवर्णगढ़ की जादुई रेत। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, गलत चुनाव। दरबार में एक जबरदस्त सनसनी फैल गई। लोग अपनी कुर्सियों से आगे खिसक आए। व्यापारी के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपनी उंगली दूसरे पात्र की तरफ घुमाई। मेरा मतलब था, नहीं, ये बीच वाली, ये है मेरी रेत। बीरबल ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, एक बार फिर गलत चुनाव। अब केवल तीसरा और आखिरी पात्र बचा था। व्यापारी ने बुरी तरह घबराते हुए उसकी ओर अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो फिर निश्चित रूप से यही वाली होगी मेरी रेत। बीरबल ने सैनिकों की ओर देखा और एक विजयी आवाज़ में कहा, अब इस दरबार के सामने पूरा सच बताने का समय आ गया है। सैनिकों ने आगे बढ़कर उन तीनों पात्रों को उठाया और तब बीरबल ने पूरे दरबार के सामने वो घोषणा की जिसने उस व्यापारी के पैरों तले से पूरी ज़मीन ही खींच ली। मेरे मोहतरम दरबारियों, इन तीनों ही पात्रों में आज सुबह मंगवाई गई यमुना नदी की एक ही तरह की साधारण रेत भरी गई थी। इसमें इस ठग की वो पोटली वाली रेत थी ही नहीं। कोई विशेष रेत वहाँ कभी मौजूद ही नहीं थी। पूरे दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। व्यापारी पूरी तरह से बौखला गया। वह चीखा, यह सरासर धोखा है। तुमने मेरे साथ बेईमानी की है बीरबल। बीरबल बोले, धोखा तो तुम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरबार को देने आए थे। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा आईना दिखाया है। हमने ये साबित किया है कि तुम अपनी उस चीज़ को खुद भी नहीं पहचान सकते जिसे तुम दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ बता रहे थे। सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर का चेहरा अब भयंकर क्रोध से कठोर हो उठा। उनकी आंखें अंगारे उगल रही थीं। क्या एक मामूली से सड़क छाप ठग ने हमारे इस शाही दरबार को और हमें ठगने की इतनी बड़ी कोशिश की? सेनापति, इसे तुरंत जंजीरों में जकड़ लो। व्यापारी ने देखा कि अब बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुकी है और मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। पर वह अपनी ठगी के पेशे में बहुत पुराना और शातिर था। वह अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना एक आखिरी और सबसे हताश दांव खेला। वह जमीन पर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बोला, रहम जहाँ अपना रहम। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरी पहचान की ये परीक्षा थोड़ी कठिन थी और मैं उसमें घबरा गया, पर मेरी रेत में सचमुच वो जादुई रहस्य है जिसे केवल एक सही और प्राचीन विधि से ही परखा जा सकता है। यदि मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाए तो मैं अभी इसी वक्त साबित कर सकता हूँ कि मेरी लाई हुई वो रेत बिल्कुल भी साधारण नहीं है। दरबार फिर से एक अजीब से असमंजस में पड़ गया। क्या वाकई उस रेत में कोई ऐसा जादू था जो अभी तक बीरबल भी नहीं समझ पाए थे? अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए एक बार फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में अब एक ऐसी गहरी और खतरनाक चाल चमक रही थी जिसे देखकर उस ठग का खून भी जम जाता। बीरबल ने अपनी आवाज़ को बर्फ की तरह ठंडा करते हुए कहा, तुम्हें मौका मिलेगा सौदागर, पूरा मौका मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस बार परीक्षा तुम्हारी रची हुई उन जादुई शर्तों पर नहीं होगी। इस बार की परीक्षा मेरी शर्तों पर होगी। बीरबल ने तुरंत अपने सिपाहियों को एक कड़ा आदेश दिया कि व्यापारी की उस लाल मखमली पोटली को शाही मोहर लगाकर सील बंद कर दिया जाए और उसे दरबार के बिल्कुल बीचों बीच सबके सामने एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाए। इसके बाद बीरबल ने अपने सेवकों को राज्य के 4 सबसे बड़े और अनुभवी लोगों को दरबार में तुरंत हाजिर करने का हुक्म भेजा। राज्य का सबसे ज्ञानी इतिहासकार, राज्य का सबसे बड़ा और पारखी सुनार, पहाड़ों और खदानों का सबसे अनुभवी खान विशेषज्ञ और मुगल सल्तनत का मुख्य राजकोषाध्यक्ष। दरबारियों को अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ये सब क्या करने वाले हैं। इतनी सी रेत के लिए इतने बड़े अधिकारियों को क्यों बुलाया जा रहा था? चारों अधिकारी हांफते हुए दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल उनके सामने गए और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोले, ये आदमी बार बार ये दावा कर रहा है कि उसकी ये एक मुट्ठी रेत दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए इसकी ये बात भी मान लेते हैं। तो अब इस दरबार के नियमों के अनुसार उस अनमोल वस्तु की असल कीमत और उसकी हकीकत निकाली जाएगी। ये सुनकर व्यापारी के पीले पड़ चुके चेहरे पर एक हल्की सी झूठी उम्मीद फिर से लौट आई। शायद उसके शातिर दिमाग को ये लगा कि बीरबल अब खुद ही उसके बुने हुए उस खजाने के जाल में पूरी तरह फंस गए हैं। बीरबल सबसे पहले उस बूढ़े और ज्ञानी इतिहासकार के पास गए और बड़ी विनम्रता से पूछा, महोदय, आप वर्षों से इस राज्य के पुराने दस्तावेजों और पन्नों को पढ़ रहे हैं। क्या राज्य के किसी भी पुराने से पुराने अभिलेख, किताब या किसी भी यात्री के संस्मरण में सुवर्णगढ़ नाम के किसी सोने के नगर का कोई भी जिक्र
या दर्ज नाम मौजूद है? इतिहासकार ने अपने साथ लाए हुए कई पुराने और धूल भरे दस्तावेज पलटे, अपनी ऐनक ठीक की और झुककर बहुत ही स्पष्ट आवाज़ में बोला, माफ़ी चाहता हूँ जहाँपना, लेकिन हमारे हजारों साल पुराने अभिलेखों में या किसी भी ग्रंथ में ऐसे किसी भी जादुई नगर का कोई भी नाम या प्रमाण आज तक नहीं मिला है। ये नाम पूरी तरह से मनगढ़ंत है। व्यापारी तुरंत तिलमिला उठा और बीच में ही टोकते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था बीरबल, हर इतिहास सिर्फ कागज़ की किताबों में नहीं मिलता, कुछ इतिहास सीने में दफन होते हैं। बीरबल ने उसे हाथ के इशारे से चुप कराया और बोले, ठीक है, तुम्हारी इस दलील को भी सुन लिया, अब दूसरे और सबसे अहम प्रमाण की बारी है। बीरबल अब उस अनुभवी खान विशेषज्ञ की ओर मुड़े जिसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे दबे खनिजों को खोजने में लगा दी थी। आप बताएं विशेषज्ञ जी, क्या सिर्फ एक मुट्ठी रेत को ऊपर से देखकर किसी जमीन के नीचे दबी हुई सोने की विशाल नसों या खदानों का इतना बड़ा दावा बिना जमीन खोदे सिद्ध किया जा सकता है? विशेषज्ञ ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं जहाँपना, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। किसी भी ज़मीन के ऊपर की रेत के आधार पर नीचे दबे सोने का ऐसा दावा करना बिना किसी गहरे परीक्षण और खुदाई के पूरी तरह से सरासर झूठ है। व्यापारी अब बुरी तरह बेचैन हो उठा, उसके पैर कांप रहे थे। मैंने चीख कर कहा था कि यह कोई विज्ञान नहीं, यह जादू और रहस्य की रेत है। आप लोग इसे साधारण नज़रों से देख रहे हैं। बीरबल ने उसके पास जाकर उसकी आंखों में घूरते हुए एक ऐसा वाक्य कहा जिसने व्यापारी को अंदर तक हिला दिया, याद रखना सौदागर, रहस्य जितना ज़्यादा बड़ा और चमत्कारी होता है, उसे साबित करने के लिए प्रमाण भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और तुम्हारे पास सिवाय कहानियों के कुछ नहीं है। अब बीरबल उस पारखी सुनार की ओर मुड़े जो सोने की चमक दूर से पहचान लेता था। सुनार जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, यदि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी भी वस्तु के बदले हमारे राजकोष से पूरे 100 सोने के घोड़े मांग ले, तो क्या किसी भी नियम के तहत उसकी वो भारी भरकम कीमत तुरंत दी जा सकती है? सुनार ने हाथ जोड़कर कहा, कदापि नहीं हुजूर, चाहे वस्तु कैसी भी हो, सबसे पहले उस वस्तु की शुद्धता, उसकी भविष्य की उपयोगिता और उसका बाजार में वास्तविक मूल्य पूरी तरह से प्रमाणित करना ही पड़ता है। बिना जांचे सुई भी नहीं खरीदी जाती। घोड़े तो बहुत दूर की बात है। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर बीरबल उस मुख्य राजकोषाध्यक्ष की ओर मुड़े जिसके हाथों में पूरे मुगल राजकोष की चाबियां रहती थीं। कोषाध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति राजकोष से इतना बड़ा धन यानी 100 सोने के घोड़े मांग रहा हो जिस वस्तु का कोई प्रमाण न हो, तो क्या राजकोष के नियमों के अनुसार उसे उस धन के बदले बराबर की कोई गारंटी या अमानत जमा नहीं करनी होगी? राजकोषाध्यक्ष ने एक बेहद सख्त लहजे में कहा। निश्चित ही बीरबल जी, बिना किसी पक्की गारंटी या अमानत के इतना बड़ा और जोखिम भरा सौदा करना राज्य के खजाने के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होगा। नियम के अनुसार व्यापारी को अपनी तरफ से भी जमानत रखनी होगी। अब बीरबल ने उस व्यापारी को पूरी तरह से घेर लिया था। उन्होंने पूरे राज दरबार की ओर देखा, अपनी आवाज़ को सबसे ऊंचे स्वर में किया और दहाड़ते हुए कहा, जहाँपनाह और मेरे सम्मानित दरबारियों, आप सब खुद देखिए और फैसला कीजिए। यह व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर 100 सोने के घोड़े मांगता है, पर ना तो यह अपनी उस चीज़ का कोई इतिहास दे सकता है, ना ही उस जगह का भूगोल जानता है, न इसके पास अपनी बात का कोई वैज्ञानिक या भौतिक प्रमाण है, और ना ही इसके पास राजकोष को देने के लिए कोई गारंटी है। फिर भी ये बड़े ही बेशर्मी से चाहता है कि ये पूरी मुग़ल सल्तनत इसकी एक झूठी कहानी पर यकीन करे और खजाना लौटा दे। मेरे दोस्तों, ये कोई व्यापार नहीं है, ये तो बस हमारे ही लालच को भड़काकर हमें फंसाने का एक बहुत ही भद्दा और घिनौना जाल है। दरबार में मौजूद हर एक मंत्री, सेनापति और दरबारी के चेहरे पर अब शर्मिंदगी और सच्चाई का एहसास साफ झलक रहा था। कई लोगों के सिर सहमति में ऊपर नीचे हिलने लगे। जो लोग कल तक खजाने का सपना देख रहे थे, उनकी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। लेकिन बीरबल का अंतिम और सबसे घातक प्रहार अभी बाकी था। वो यही नहीं रुके। उन्होंने धीरे से पलटकर उस व्यापारी की तरफ देखा जिसकी सांसें अब किसी तेज दौड़ते हुए घोड़े की तरह चल रही थीं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी मांग बहुत ही बड़ी है सौदागर, बेहद बड़ी। इसलिए अब राज्य के कड़े आर्थिक नियमों के अनुसार तुम्हें अपना वो सौदा पक्का करने के लिए सबसे पहले उतनी ही भारी कीमत की एक पक्की जमानत इस दरबार में जमा करनी ही होगी। व्यापारी पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। जमानत? कैसी जमानत?
हाँ जमानत, बीरबल ने अपनी आवाज़ को बेहद सर्द बनाते हुए कहा। यही तो व्यापार का सबसे सच्चा नियम है। अगर परीक्षण के बाद तुम्हारी ये रेत सचमुच सुवर्णगढ़ की जादुई रेत निकली तो तुम्हें तुम्हारी वो जमानत पूरी इज्जत के साथ लौटा दी जाएगी और उसके ऊपर से तुम्हें तुम्हारे वो 100 सोने के घोड़े भी इनाम में मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम झूठे निकले, तुम्हारी रेत झूठी निकली, तो तुम्हारी वो जमानत जब्त करके राजकोष में हमेशा के लिए जमा कर ली जाएगी। व्यापारी ने अपनी सूखी हुई जीभ से होठों को चाटा और एक कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मुझे कितनी जमानत देनी होगी बीरबल जी? बीरबल ने उस वक्त एक ऐसी ठंडी और खौफनाक मुस्कान दी जिसे देखकर दरबार में बैठे कई बहादुर दरबारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। बीरबल ने बहुत ही चबा चबा कर एक एक शब्द बोला, सिर्फ सोने के घोड़े। ये सुनना था कि पूरे दरबार में एक ऐसा जोरदार ठहाका गूंज उठा जिसने महल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। बीरबल ने उसी के फेंके हुए तीर को उसी के सीने में उतार दिया था। व्यापारी का चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ गया मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। वह लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। ये घोर अन्याय है बीरबल। मेरे पास इतना अथाह धन कहाँ से आएगा? मैं तो गरीब हूँ। बीरबल ने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना तुरंत पलटवार किया। तो फिर एक बात बताओ सौदागर, तुम्हारे पास 100 घोड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर हमारे पास तुम्हारी उस सूखी रेत पर इतना बड़ा विश्वास करने का कोई कारण क्यों होना चाहिए? यह एक वाक्य उस व्यापारी के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह जा लगा। व्यापारी के पास अब बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था। वह पूरी तरह से चुप हो गया था। बीरबल उसके बिल्कुल चेहरे के पास आए और एक गहरी, शांत और अंतिम चोट करते हुए बोले, जो व्यक्ति खुद अपनी ही लाई हुई वस्तु पर 100 सोने के घोड़ों की जमानत रखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, वो हिंदुस्तान के बादशाह से 100 सोने के घोड़े मांगने की जुर्रत कैसे कर सकता है, जब तुम खुद अपनी ही उस अनमोल रेत पर जरा सा भी भरोसा नहीं करते? फिर हम लोग तुम पर भरोसा क्यों करें? अब उस शातिर व्यापारी के होंठ बुरी तरह से कांपने लगे थे। उसके घुटनों की ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि बीरबल ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। वह जो दूसरों के मन में लालच का एक बहुत ही खूबसूरत जाल बिछा कर आया था, आज हिंदुस्तान के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान ने उसे उसी के बुने हुए उस खौफनाक जाल में इतनी बुरी तरह फंसा दिया था कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। व्यापारी अब चारों तरफ से पूरी तरह घिर चुका था। उसके भागने के सारे रास्ते बीरबल की बुद्धि के आगे बंद हो चुके थे। सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर का चेहरा अब गुस्से से भभक रहा था। दरबारियों की जो हंसी कल तक उस व्यापारी का साथ दे रही थी, वो हंसी अब एक कड़वे और तीखे उपहास में बदल चुकी थी। हर कोई उस ठग को नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी भारी और खौफनाक आवाज़ पूरे दरबार में गूंज उठी, सच सच बता दो, वरना आज इसी दरबार में तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करवाऊंगा कि गिनने वाला भी थक जाएगा। तुम असल में कौन हो और इस सूखी रेत के पीछे का ये घिनौना खेल क्या है? व्यापारी कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश रहा। उसकी आंखों से अब सारा आत्मविश्वास, सारा घमंड बह चुका था। अंततः उसके कंधे निराशा से पूरी तरह झुक गए। वह एक झटके में ज़मीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। जब को एक्सपेरिमेंटेड बेटे थे, उसने अपने दोनों हाथ हवा में जोड़ लिए और रोती हुई कांपती आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए जहाँपना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वास्तव में कोई भी बड़ा या महान व्यापारी नहीं हूँ और ना ही मेरी ये रेत किसी सुवर्णगढ़ की है। मैं तो बस अलग अलग देशों में घूमने वाला एक मामूली सा चालबाज और शातिर ठग हूँ। ये कबूलनामा सुनते ही पूरे दरबार में एक भारी हलचल मच गई। लोग एक दूसरे का मुँह देखने लगे। उसने अपनी नज़रें ज़मीन पर गड़ाए हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। हुजूर, मेरा काम ही यही है। मैं अलग अलग राज्यों के बड़े दरबारों में जाता हूँ। वहाँ कोई ना कोई बहुत ही साधारण सी चीज़ को एक रहस्यमय वस्तु बनाकर दिखाता हूँ। फिर मैं उसके पीछे कोई बहुत बड़े खजाने या किसी तिलिस्मी जादू की झूठी कहानी गढ़ता हूँ। मेरी ये कहानियाँ सुनकर अक्सर बड़े बड़े राजाओं, मंत्रियों या अमीर लोगों के मन में छिपा हुआ लालच जाग जाता है और मैं उसी लालच का फ़ायदा उठाता हूँ। कहीं मुझे वो लोग मुँह मांगा धन दे देते हैं तो कहीं मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है। मैंने घमंड में आकर सोचा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरबार में भी मेरी यही पुरानी चाल आसानी से चल जाएगी। अकबर का क्रोध इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा भड़क गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे मुग़ल सल्तनत के दरबार को ठगने की इतनी जुर्रत की? तुमने हमारी बुद्धि को चुनौती दी है। व्यापारी ने अपना सिर ज़मीन पर रगड़ते हुए कहा, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था जहाँपना। मुझे लगा था कि 100 सोने के घोड़ों और था
खजाने का लालच सुनकर इस दरबार में कोई न कोई ऐसा मंत्री या अधिकारी ज़रूर होगा जो मेरी मनगढ़ंत बात को सच मान लेगा और मेरा काम बन जाएगा। तभी बीरबल ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद असरदार स्वर में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी सौदागर, तुमने इस दरबार में आकर सिर्फ बादशाह को नहीं परखा था, तुमने इस पूरे दरबार की सोच और उसकी बुद्धि को चुनौती दी थी। व्यापारी ने बीरबल की तरफ एक बहुत ही बेबस और हार चुकी नज़र से देखा और कांपते हुए पूछा, लेकिन बीरबल जी एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, जो खेल मैं सालों से खेलता आ रहा हूँ उसमें बड़े बड़े विद्वान धोखा खा गए, फिर आपने मुझे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में वर्षों का अनुभव और गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने पूरे दरबार की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम उस मखमली पोटली में कोई रेत नहीं बेच रहे थे ठग, तुम असल में इन लोगों को एक बहुत ही मीठा सपना बेच रहे थे, एक ऐसा छलावा भरा सपना जिसमें बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई पसीना बहाए रातों रात बेशुमार सोना मिल जाए। और याद रखना, इस पूरी दुनिया में सबसे महंगी और सबसे खतरनाक चीज़ वही होती है जो इंसान के अंदर सोए हुए लालच को चमका दे। पूरे दरबार में एक गहरा और आत्मचिंतन से भरा सन्नाटा छा गया। जो मंत्री कुछ देर पहले लालच में अंधे हो रहे थे, उन्होंने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। बीरबल आगे बोलते गए, उनके शब्दों में ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा छिपा था। तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे मूर्खतापूर्ण भूल ये थी कि तुमने ये मान लिया था कि लोग कोई भी अनोखी और चमत्कारी बात सुनकर अपना दिमाग चलाना बंद कर देंगे। तुम इंसान की कमज़ोरी से खेल रहे थे, पर असल सच्चाई ये है कि जहाँ इंसान की बुद्धि और परछन धरे जानता था कि जहाँ इंसान की बुद्धि और उसका विवेक जागता रहता है, वहाँ बड़े से बड़े छल और धोखे का जादू भी एक सेकंड में टूटकर बिखर जाता है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने सेनापति को हुक्म देते हुए कठोर स्वर में कहा, ऐसे खतरनाक और शातिर ठग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी हमारे दरबार की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। इसे ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। व्यापारी मौत के डर से बुरी तरह कांप उठा। वह गिड़गिड़ाने लगा, जहाँ अपना मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आगे से अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई पाप नहीं करूँगा, मुझे मौत की सज़ा मत दीजिए। तभी बीरबल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँपना, यदि आपकी अनुमति हो तो इस मामले में मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा। अकबर तुरंत शांत हुए और बोले, कहो बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने आज हमें बहुत बड़े धोखे से बचाया है, तुम्हारा जो भी सुझाव होगा हमें मंजूर होगा। बीरबल ने कहा, जहाँ अपना, अगर आप इसे सिर्फ कालकोठरी में डाल देंगे या मार देंगे तो ये सज़ा सिर्फ इसे ही मिलेगी, लेकिन इसे एक ऐसी सज़ा दीजिए जो सिर्फ इस ठग को नहीं बल्कि आपके पूरे राज्य की आवाम को एक बहुत बड़ा सबक दे। मेरी राय में पूरे राज्य में मुनादी घोषणा करवाई जाए कि यह आदमी झूठे खजानों और लालच की नकली कहानियों से सीधे साधे लोगों को ठगता था। इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाए और फिर उसके बाद इसे हमारे राज्य की सीमाओं से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए, ताकि ये देखकर आपके राज्य के लोग हमेशा के लिए ये बात समझ जाएं कि जो भी इंसान आपको बिना मेहनत के सोना या कामयाबी देने का बड़ा बड़ा वादा करे, वो असल में आपका शुभचिंतक नहीं बल्कि आपका विवेक और आपकी दौलत चुराने आया होता है। अकबर ने कुछ क्षणों तक उस गहरी बात पर विचार किया, फिर उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। बिल्कुल ठीक कहा बीरबल, एकदम सही न्याय है ये। सेनापति, बीरबल के कहे अनुसार ही इस पर कार्रवाई की जाए। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और उस रोते गिड़गिड़ाते व्यापारी को जंजीरों में जकड़कर दरबार से बाहर ले गए। उसके जाने के बाद दरबार के उस ऊंचे चबूतरे पर सिर्फ उसकी वो लाल मखमली पोटली खुली हुई रह गई थी, वही एक मुट्ठी साधारण सी रेत अब दरबार के उस खूबसूरत फर्श पर लावारिस की तरह बिखरी पड़ी थी, जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बता रहा था। बादशाह अकबर अपनी जगह से उतरे, धीरे धीरे चलते हुए उस बिखरी हुई सूखी रेत के पास आए। उन्होंने उसे गौर से देखा और बीरबल की तरफ मुड़कर एक बहुत ही गहरी बात कही, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक इतनी साधारण से दिखने वाली मुट्ठी भर रेत से भी कोई इंसान इतना बड़ा और इतना खौफनाक जाल बुन सकता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार जाना है। बीरबल ने सिर झुकाकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी और कहा, जहाँ अपना, अगर आप ध्यान से सोचे तो उस बिखरी हुई रेत में अपनी खुद की कोई कीमत थी ही नहीं। उसकी वो भारी भरकम कीमत तो हम लोगों की अपनी ही कल्पना और हमारे अपने ही लालच ने बना दी थी। और याद रखिएगा, जहाँ अपना, जहाँ भी इंसान की कल्पना पर उसका लालच हावी हो जाता है, वहीं से दुनिया का हर धोखा जन्म लेता है। अकबर ने पूरे संतोष और गर्व से अपना सिर हिलाया।
उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, आज फिर तुमने न केवल हमारी और हमारे दरबार की इज्जत बचाई है, बल्कि तुमने हमारा राजकोष भी लूटने से बचाया है। और सबसे बड़ी बात, तुमने आज इस दरबार में बैठे हर एक इंसान को जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सीख भी दी है। फिर अकबर ने अपने सिंहासन की ओर पलटते हुए अपनी सबसे ऊंची और रौबदार आवाज़ में पूरे दरबार को एक नया आदेश दिया। आज से ही पूरे मुगल राज्य में यह ऐलान कर दिया जाए कि जो भी व्यक्ति भविष्य में किसी चमत्कार, किसी खोखले रहस्य या किसी भी झूठे खजाने के नाम पर हमारे सीधे साधे लोगों को बहकाने की कोशिश करेगा, उसे राज्य की सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर का ये आदेश सुनते ही पूरा का पूरा विशाल दरबार एक साथ अपनी जगह पर खड़ा हो गया और चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज उठी, जहांपना की जय हो, बीरबल की जय हो। और उस दिन आगरा के उस ऐतिहासिक दरबार में बैठे हर एक मंत्री, सेनापति और दरबारी ने अपने दिल की गहराइयों से ये बात समझ ली थी कि बीरबल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चतुराई सिर्फ मुश्किल सवालों के सटीक जवाब देना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत किसी भी इंसान के बुने हुए झूठ के पीछे छिपे हुए उसके उस काले लालच को पहचान लेना थी। तो दोस्तों, देखा आप सबने, एक बेहद ही मामूली और साधारण सी दिखने वाली महज एक मुट्ठी रेत के पीछे इंसान के लालच का कितना बड़ा और खौफनाक धोखा छिपा हुआ था। उस दरबार में जहां बाकी सारे बड़े बड़े मंत्री और विद्वान बिना मेहनत किए रातों रात खजाने का वो सुनहरा सपना देख रहे थे, वही सिर्फ और सिर्फ बीरबल ने अपने तेज दिमाग से उस मीठे सपने के पीछे छिपा हुआ वो जहरीला लालच देख लिया। यही सबसे बड़ी वजह है कि बीरबल सिर्फ एक चतुर मंत्री नहीं थे, बल्कि वे इंसान के चेहरे को पढ़कर उसकी नीयत और उसकी फितरत को पहचानने की एक ऐसी जादुई कला जानते थे जिसका कोई मुकाबला नहीं था। इस ज़बरदस्त और रोमांचक कहानी से हमें आज की ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। ज़िंदगी में जो कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आपको बिना किसी ठोस मेहनत के बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करे या आपको रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाए, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सबसे पहले उस पर शक करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कई बार जो वादा हमें दूर से बहुत चमकता हुआ और सोने जैसा लगता है, असल में करीब जाने पर वो सिर्फ एक धोखे की धूल साबित होता है। अगर आपको बीरबल के दिमाग की ये सबसे अनोखी, रहस्यमयी, बेहद रोमांचक और आपका दिमाग पूरी तरह से घुमा देने वाली ये कहानी पसंद आई है, तो बिना कंजूसी किए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल एरिक वर्मा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, अगर आप उस वक्त बादशाह अकबर के उस भव्य दरबार में मौजूद होते तो क्या उस लालची ठग की बातों में आकर उस एक मुट्ठी रेत के बदले उसे 100 सोने के घोड़े दे देते, या आप भी बीरबल की तरह कोई चाल चलते? आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली और नई कहानी में, एक बिल्कुल नए और गहरे रहस्य, एक नई चतुराई और एक ज़बरदस्त नए रोमांच के साथ। तब तक अपना और अपनी बुद्धि का ख्याल रखें। जय हिंद, जय कहानी।